नमस्ते। हम लोगों ने बात प्रारंभ की थी व्यक्तित्व विकास की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। अभी हमने देखा कि पर्सनालिटी को किस तरह से डिफाइन किया गया है एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की बात हमने अभी तक करी थी। आज हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कारक जो कि व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी, या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन कौन से हैं। समय समय पर वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने जो भी परीक्षण किए उनसे उन्होंने ये पाया कि व्यक्तित्व के विकास पर एक तो आनुवांशिकता और दूसरे वातावरण, दोनों का मिला जुला प्रभाव पड़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में आनुवांशिकता और वातावरण या परिवेश दोनों के विभिन्न अंगों की गिनती की जाती है। व्यक्तित्व का विकास इन दोनों पर निर्भर होता है और बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, हम पढ़ने के लिए उनको अलग अलग करेंगे, लेकिन इन सब का मिला जुला परिणाम जो है वही व्यक्तित्व को बनाता है, व्यक्तित्व को विकसित करता है। ये सभी कारक संगठित रूप से काम करते हैं और व्यक्तित्व का विकास जो है वो किसी भी दिशा में हो सकता है। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, वो अच्छा हो या बुरा वो एक बहुत अलग विषय है, ठीक है ना। लेकिन प्रभाव जो है वो अच्छा हो भी पड़ सकता है, बुरा भी पड़ सकता है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने देखा कि पर्सनैलिटी को जब हमने डिफाइन किया तो बाहरी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस तो है ही, साथ के साथ में इनर ब्यूटी भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक संरचना की, यानी कि शरीर कैसा दिखता है। कोई मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। द लिस्ट इज एंडलेस। बालक की संरचना कि या तो लोग प्रशंसा करते हैं या निंदा करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो हम मन में एक धारणा बनाते हैं कि हमको देख करके सबसे पहले, क्योंकि कोई व्यक्ति बोलेगा या बात करेगा या हम उसके साथ में कम्युनिकेशन करेंगे तब एक अलग धारणा बनेगी। लेकिन फर्स्ट अपीयरेंस जो कहा जाता है वो हमेशा देख करके आती है। किसी भी चीज़ को देख करके, जैसे किसी भी वस्तु को हम देख करके पहले कोई चीज़ अच्छी लग रही है, बुरी, सिंपली अगर हम दो शब्दों में इसको बांटना चाहें तो कोई चीज़ या तो अच्छी लगती है या बुरी लग सकती है। ठीक इसी तरह से व्यक्तियों के मामले में भी ऐसा ही होता है। किसी भी इंसान को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, किसी को भी हम जब पहली बार देखते हैं, एक नज़र देखने पर हमारे मन में एक धारणा बनती है कि ये अच्छा दिख रहा है या ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यही वो शारीरिक रचना है, यही वो बात है जिसके ऊपर व्यक्तित्व निर्भर करता है। इस प्रशंसा या निंदा का के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। शरीर का रूप और आकार व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। शारीरिक कुरूपता या असमर्थता किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हीन बना सकती है, उसमें हीन भावना का घर हो जाता है। वो जिन बालकों में कोई भी शारीरिक दोष पाया जाता है वो या तो घर से बाहर नहीं निकलते या फिर अपना अधिकांश समय घर पर बिताते हैं। उनमें आत्मविश्वास और आत्मसुरक्षा की कमी हो जाती है। बहुत छोटी अवस्था में ही बच्चों को ये मालूम पड़ने लग जाता है कि उनके सामाजिक जीवन पर उनकी जो भी शारीरिक कमी है या कुरूपता है, जो कुछ भी है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। कुरूप या अपंग बालक कई बार असामाजिक हो जाते हैं क्योंकि दूसरे लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति शरीर से सुंदर है, सुडौल है, तो उसको हर जगह प्रशंसा मिलती है। इनर पर्सनैलिटी तो बाद में देखी जाती है। फर्स्ट इंस्टेंस में जो देखते हैं वो फिजिकल अपीयरेंस ही हमेशा देखी जाती है। दूसरी बात आती है शारीरिक स्वास्थ्य की, फिजिकल हेल्थ। बालक का स्वास्थ्य कैसा है इसका भी उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अगर बालक स्वस्थ है तो उसके क्रियाकलाप पर उसके माता पिता द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन यही अगर बालक अस्वस्थ है तो माता पिता भी उसको बार बार रोकते हैं, टोकते हैं,
स्वस्थ बालक को कोई भय नहीं होता, वो निर्भीक होकर के भिन्न भिन्न कार्यों में, क्रियाकलापों में भाग ले पाता है। सब लोगों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा रहता है, उसका व्यक्तित्व अच्छा होता है और वो ज़्यादा स्वावलंबी बनता है। जबकि अगर कोई बच्चा बीमार है या उसको शारीरिक रूप से कोई भी व्याधि है तो ऐसे बच्चे को घर पे रोक लिया जाता है, उसको ज़्यादा बाहर निकलने नहीं दिया जाता, भिन्न भिन्न गतिविधियों में भाग नहीं लेने दिया जाता। इस कारण से उसको व्यवहार में जो है वो एक दब्बूपन आ जाता है और दूसरों पर ज़्यादा वो निर्भर हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में आ जाता है। फिर तीसरी बात आती है जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है वेशभूषा। हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारा पहनावा क्या है, ये भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। बालक की वेशभूषा का भी उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। हर बच्चे का ये प्रयास होता है कि वो दूसरे बच्चों से ज़्यादा अच्छा दिखे, कम से कम उनसे अच्छा ना दिखे तो उनसे बुरा तो नहीं दिखे। और अगर बालक की वेशभूषा को अध्यापक या अन्य साथी सराहते हैं तो बच्चे में हमेशा एक आत्म विश्वास उसका बढ़ता है। और जिन बच्चों के कपड़े दूसरों की तुलना में बुरे होते हैं वो या तो शेप के कारण से बुरे हो सकते हैं कि कोई बच्चा दुबला पतला, उसको बहुत ढीला सा कपड़ा पहना दिया गया, कोई मोटा बच्चा है उसको एकदम फंसे फंसे कपड़े पहना दिए गए, या जैसे कपड़े कई बार पुराने हो जाते हैं तो उनका रंग बदरंग हो जाता है, या कई बार कपड़े उधड़े हुए हों, कहीं से फटे हुए हों, उनको अगर समय पर सिलाई ना की जाए या हमारे शरीर के अनुरूप उनकी कपड़ों की बनावट वैसी अगर नहीं होती है तो वो उनमें बच्चों में हीनता का भाव आ जाता है। इसीलिए हमेशा कहा गया है पहनावे के लिए कि दूसरे क्या कहते हैं खाना अपनी पसंद का और पहनना हमेशा सामने वाले की पसंद का। क्यों कि आपने क्या पहन रखा है इसको देखता हमेशा सामने वाला है, लेकिन खाना आप जो भी खाते हैं उसका सीधा असर आपके अपने शरीर पर आता है। इसीलिए खाना हमेशा अपनी पसंद से खाना चाहिए और कपड़ा हमेशा दूसरों की पसंद। अब ये दूसरे अधिकांशतः हमारे कल्चर में अपने माता पिता, भाई बहन और फिर अपने दोस्त हो सकते हैं। और फिर बात आती है क्रियात्मक समीकरण यानी कि मोटर कोऑर्डिनेशन की। गत्यात्मक विकास की हमने बात की थी, मोटर डेवलपमेंट की हमने बात की थी। मोटर कोऑर्डिनेशन जिन बच्चों का अच्छा होता है, जिनकी मांसपेशियां समुचित रूप से विकसित होती हैं, वो भिन्न भिन्न क्रियाओं को सरलतापूर्वक कर पाते हैं और ऐसे बच्चों की सभी लोग प्रशंसा भी करते हैं। इससे उनमें उत्साह बढ़ता है, व्यक्तित्व अच्छा बनता है। जिन बालकों की मांसपेशियां ठीक से विकसित नहीं हो पाती है, किसी कारण से अशक्त रह जाती हैं, उनका क्रियात्मक समीकरण भी ठीक नहीं होता, तो माता पिता उनको हर क्रिया में भाग लेने से रोकते हैं, क्योंकि उन बच्चों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचने की संभावना ज़्यादा हो जाती है कि उनको कहीं चोट लग जाए इत्यादि। तो ऐसे बच्चे जब वो शारीरिक रूप से क्रियाशील नहीं है तो फिर वो खेल कूद गतिविधियाँ, अपने दोस्तों के साथ की गतिविधियों में भाग भी नहीं ले पाते हैं। और फिर बात आती है बौद्धिक योग्यता यानी कि इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस या बुद्धि जो है इसका व्यक्तित्व विकास से सीधा संबंध होता है। सामान्य बुद्धि वाला बच्चा अपने वातावरण के साथ में किसी भी प्रकार से व्यवस्थित कर लेता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है या बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि बालक है तो उसको समायोजन में यानी कि एडजस्टमेंट में ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। जिन बच्चों की बुद्धि समूह के अन्य बालकों से कम होती है उनको हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वो बच्चा पढ़ने में और सामान्य व्यवहार में दूसरे बच्चों के मुकाबले में कमज़ोर रह जाता है। इस कारण से उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और वो अन्य बच्चों से अपने आप को अलग महसूस करता है। ठीक इसी तरह से बहुत ज़्यादा अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो भी उसके व्यक्तित्व में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसके साथ वाले उसको एक्स्ट्रा स्मार्ट समझने लग जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं, ये हम लोगों के बीच में ठीक नहीं बैठेगा। तो इसीलिए
ऐसे बच्चे जो या तो बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि हैं या बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, दोनों ही तरह के बच्चों का सामाजिक समायोजन ठीक नहीं हो पाता, इसलिए उनका व्यक्तित्व भी उससे प्रभावित हो जाता है। और फिर बात आती है प्रारंभिक अनुभव यानी कि अर्ली एक्सपीरियंसेस की, कि बचपन के अनुभव क्या हैं। जिन बच्चों के घर का वातावरण अच्छा होता है, जिनको अपने आसपास में उचित वातावरण मिलता है, बचपन हंसी खुशी से बीतता है, तो जीवन के प्रति भी उनका दृष्टिकोण अच्छा हो जाता है। इसके विपरीत जो बालक दुख, तनाव, लड़ाई झगड़े में जिनका जीवन बीतता है, तो वो जीवन के प्रति उनमें निराशा का भाव ज़्यादा हो जाता है और इस तरह के अनुभवों की छाप व्यक्तित्व पर हमेशा के लिए पड़ती है। अगर जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बालकों की इच्छा और रुचियाँ आदि को ज़्यादा दबा दिया जाए तो फिर उनका व्यवहार जो है वो सामान्य नहीं रह पाता है। वो आत्म केंद्रित हो जाते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए वो अपना समय ज़्यादा चिंतन में बिताते हैं। और फिर बात आती है सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि आत्म भाव की। बालक की अपनी आत्म भावना यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ होता है, उसके प्रति ये जो भावना होती है ये दूसरों के द्वारा निर्मित होती है। उसको लगता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये उससे संबंधित बात है। दूसरे उसको अच्छा समझते हैं, अगर दूसरे उसके सामने उसकी तारीफ़ करते हैं या उसको जगह जगह तारीफ़ मिलती है तो वो भी अपने आप को अच्छा समझता है, और अगर दूसरों से उसको बुराई मिलती है तो उसको लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ। उसकी आत्म भावना जो है वो उससे प्रभावित होती है। और फिर बात आती है एंडोक्रीन ग्लैंड्स की, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो सीक्रेशन है ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसके कारण से बच्चे कई बार या तो अशांत हो जाते हैं, ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं, और अगर स्राव कम है तो बच्चे सुस्त हो जाते हैं, दबे हुए रहते हैं और दूसरों पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाते, अपने आप पर भी यकीन नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और फिर बात आती है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, कहते हैं ना कि नाम से हम व्यक्ति की व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगाते हैं। तो बच्चे को जिस नाम से पुकारा जाता है उसका भी उसके व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जिन बच्चों के नाम सरलता से उच्चारित नहीं होते या ज़्यादा क्लिष्ट होते हैं, कठिन होते हैं, ऐसे बच्चों के नाम फिर बिगड़ जाते हैं। लोग बाग उनको दूसरे या गलत नामों से बुलाते हैं, जिसका प्रभाव उनको लगता है कि यार मेरा नाम भी ठीक से नहीं बोल पाते, ऐसा कैसा मेरा नाम रख दिया गया। तो उस कारण से वो फिर अपना नाम बताने में भी उसको शर्म आने लगती है, एक हीनता का भाव उसमें पनपने लगता है। इसलिए बच्चों के नाम हमेशा ऐसे होने चाहिए जो लोग आसानी से बोल सकें, ताकि बच्चों में ग्लानि का भाव नहीं आए। और नाम का हमेशा एक अर्थ होना चाहिए, ताकि बच्चे से अगर कोई पूछे तो वो बता सके। बच्चे को अपने नाम का भाव क्या है, अर्थ क्या है, वो हमेशा मालूम होना चाहिए। और फिर बात करते हैं हम अपनी संस्कृति की। संस्कृति यानी कि कल्चर, कि हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, इनका भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अगर लड़के लड़कियां अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के अनुसार व्यवहार करते हैं तो उनका व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है। माता पिता हमेशा ये प्रयास करते हैं कि वो बच्चों को वही व्यवहार सिखाएं जो समाज में स्वीकृत होता है। जो बच्चे अपनी सांस्कृतिक मापदंडों के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं उनका व्यक्तित्व ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन जो संस्कृति के अनुसार नहीं चलते हैं वो अच्छी तरह से फिर समाज के साथ में समायोजन भी नहीं कर पाते हैं। और फिर बात आती है इंटरेस्ट की, कि किस व्यक्ति का इंटरेस्ट किस में है। हमने जो टाइप्स की बात करी थी तब हमने उसमें देखा था कि अलग अलग इंटरेस्ट वाले व्यक्ति अलग अलग तरह के व्यक्तित्व बनते हैं। तो इंटरेस्ट का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर हमारे साथी, किन लोगों के साथ हम खेलते हैं, कौन लोग हमारे मित्र हैं, इससे भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अगर साथ वाले दोस्त हैं कि जिनके साथ में हम खेलते हैं, उठते बैठते हैं, अगर उनमें गलत आते हैं, उनमें चोरी, झूठ बोलना इत्यादि कोई भी बुरी आते हैं, नशा करना, ये सब अगर बुरी आते हैं और हम उनसे सीखते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी
उससे प्रभावित होता है। और अगर हम अच्छे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं तो हमें उनसे अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। और फिर बात आती है परिवार की। व्यक्ति पर अपने परिवार का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति के आधारभूत तत्वों का निर्धारण इन्हीं से होता है। सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो अपने माता पिता का, क्योंकि बालक सबसे ज़्यादा अपने माता पिता से ही सीखता है और अपनी हर बातों के लिए अपने माता पिता पर निर्भर करता है। जो माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, उनको सुख सुविधाएं देते हैं, मनोरंजन के साधन वगैरह उनको समय पर उपलब्ध कराते हैं, उनके मित्रों के साथ में भी वो अच्छा व्यवहार रखते हैं, ऐसे बच्चों का अपने माता पिता पर विश्वास अधिक होता है और उनके आपसी संबंध अच्छे होने के कारण से उन बच्चों का व्यक्तित्व भी अच्छा विकसित होता है। उसके विपरीत जो माता पिता बच्चों की अवहेलना करते हैं, उनके बच्चे भी व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। जिस परिवार में स्नेह, सहयोग और प्रजातंत्रवाद की भावना पाई जाती है, उस परिवार के बालक बहुत सरलता से बाहरी वातावरण के साथ में समायोजन अपना कर लेते हैं। और फिर बात आती है जन्म क्रम का प्रभाव। बर्थ ऑर्डर कौन सा है उस पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो फर्स्ट बॉर्न होता है वो ज़्यादा उसको लाड़ प्यार मिलता है, और फिर जब उसके छोटे भाई बहन आ जाते हैं तो उसको उनके ऊपर एक बॉसिज्म, एक नेतृत्व की भावना उस पर होती है। और कई बार उसमें अपने भाई बहनों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक राइवलरी, जेलेसी, ईर्ष्या की भावना, इस तरह की भी भावना उसमें आ जाती है, और ऐसे बच्चों का फिर व्यक्तित्व वो प्रभावित हो जाता है। फिर सामाजिक आर्थिक स्तर, इसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामाजिक स्तर अगर अच्छा होगा, आर्थिक स्तर अगर अच्छा होगा तो एक्सपोजर बढ़िया मिलता है, और उस कंडीशन में माता पिता के उस कंडीशन में बच्चों को अपने व्यक्तित्व को निखारने में मदद मिलती है। और फिर आती है सोशल पॉपुलैरिटी, सामाजिक प्रसिद्धि। बच्चों की प्रसिद्धि का उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। बच्चा किसी भी चीज़ में आगे हो, गेम्स में हो, गाने में हो, पढ़ाई में हो, खेल में, किसी में भी अगर वो अच्छा प्रदर्शन करता है और उसको सब तरफ प्रसिद्धि मिलती है, सब तरफ अगर तारीफ मिलती है, तो उसका आत्मसम्मान बढ़ता है, उससे वो और ज़्यादा प्रसन्नचित्त दिखाई देता है, उसके नेतृत्व के गुण बढ़ते हैं। इसके विपरीत जिन बच्चों को प्रसिद्धि नहीं मिलती या जिनको बदनामी मिलती है, वो और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और तनावग्रसित हो जाते हैं। फिर बात आती है कोई किसी विशिष्ट जाति या वर्ग से अगर संबंधित होता है तो भी कई बार उसका व्यक्तित्व उससे प्रभावित हो जाता है। और लास्ट इसमें जो है वो है विद्यालय। किस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसका भी हमारे व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे स्कूल का वातावरण अच्छा है, जहाँ हमारे शिक्षक अच्छे हैं, हमारे साथ में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे संभ्रांत घर परिवारों से होते हैं, तो हमें वहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। लेकिन अगर शिक्षक ही ज्ञानी नहीं होंगे, अगर उनके पास में भी पूरा ज्ञान नहीं है, या जिन बच्चों के साथ हम पढ़ते हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे सहपाठी हैं, अगर उन लोगों में गलत आदतें होती है तो उसका प्रभाव भी हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। इस तरह से ये कुछ ऐसे कारक थे जिन सब का मिला जुला प्रभाव ही किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को बनाता है। ये कारक के बारे में हमने बात की है। अगली क्लास में हम किसी नए विषय के बारे में, मतलब विषय तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही रहेगा, लेकिन उसके विभिन्न बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।